दुनियादारों की मोहब्बत में धोखा है। इसीलिए जब लोग धोखा खाते हैं तो दुनिया में कहते हैं, बड़ी बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और इसलिए मैं कहता हूँ, मोहब्बत उनसे कीजिए जिनकी महक ने सबके गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। तो चलिए इन्हीं अल्फाजों के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग स्लोप के बारे में कुछ सीखेंगे, है ना। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए सबसे पहले समझते हैं स्लोप क्या है। स्लोप नॉर्मली आप देखते होंगे कि कभी स्कूल वगैरह में झूला लगा रहता है। किसी किसी स्कूल में बच्चों के ससरने के लिए कुछ बनाया रहता है ना। जैसे मान लो कि ऐसा रहता होगा, किसी ये रहता है, बच्चा यहाँ बैठता है, ससर के नीचे चला आता है, ठीक है। एक्चुअली यही स्लोप बनाया जाता है ताकि वो आसानी से नीचे चला आए, है ना। तो ये स्लोप क्या है, इसको समझिए थोड़ा सा। पहले एक बात याद रखिएगा कि स्लोप क्या है। तो स्लोप जीरो भी हो सकता है, स्लोप जीरो भी हो सकता है, लेकिन कब होता है जीरो? अगर इस लाइन को, जिसमें एरो मैंने लगाया है, ध्यान से देखोगे तो हो सकता है कि ये पहले इस लाइन पे कॉन्साइड किया हुआ रहा हो, इसी लाइन पे कॉन्साइड रहा होगा, ठीक। लेकिन जब इसने इसको एनर्जी दी तो उठ गया, ये उठ गया, और इस तरह से इसमें कुछ स्लोप तुमको दिखने लगा। पहले स्लोप था जीरो, तो दिख नहीं रहा था, इसने इसको एनर्जी दिया, ऊपर उठाया, तो एक लाइन ये जो इस पर कॉन्साइड था वो ऊपर उठ गया, और उठने के बाद एक स्लोप टाइप का आपको दिखने लगा। तो इसमें समझिए क्या था, एक एंगल भी बन गया। तो अब अक्सर देखिएगा कि आपको लोग कहते हैं ना कि स्लोप के लिए tan थीटा लिखते हैं। तो एक्चुअली मेरा मकसद यहां पर यह है कि आप tan थीटा ही स्लोप को क्यों कहते हैं, साइन थीटा क्यों नहीं कहते हैं, कॉस थीटा क्यों नहीं कहते हैं, तो tan क्यों कहते हैं। एक्चुअली मैं पहले थोड़ा ये समझाना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है। एक बात समझो, जब इस लाइन को देखोगे तो इस पर जब था वो, तो एनर्जी इसने दिया इसको, तो कितना दिया, ये एनर्जी मिला। तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये P बन गया, और जब तक ये लाइन इस पर सोया हुआ था, यानी इस लाइन पे, तो ये क्या था, बेस था इस एंगल के रेस्पेक्ट में, क्लियर। तो ये P है और नीचे जो था वो बेस था, यानी ऊपर P था, नीचे कौन है, B है। और आप जानते हैं कि P बाई B कब होता है, जब tan थीटा होता है। इसीलिए याद रखेगा कि स्लोप के लिए जब भी एंगल दिया रहता हो तो एंगल के हेल्प से जब स्लोप लिखते हैं तो हम लोग tan थीटा लिखते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि इफ यू हैव गिवन द वैल्यू ऑफ थीटा, देन यू आर एबल टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन बाय द हेल्प ऑफ tan थीटा। इज इट क्लियर? सिंबॉलिक रूप से याद रखिएगा, सिंबल के हिसाब से स्लोप को हम लोग m से इंडिकेट करते हैं। नॉर्मली जगह पर m लिखने का मतलब स्लोप ही होता है, क्लियर है। तो दो बात समझ में आ गई, एक एंगल दिया रहे तो स्लोप निकालने के लिए कहेंगे tan थीटा, सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करना रहे तो उसका नाम होगा m। लेकिन अगर किसी लाइन में दो पॉइंट मालूम रहे, मान लो ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है, तो tan थीटा की हेल्प से इसको प्रूव करते हैं हम लोग। लेकिन आप नॉर्मल समझ लीजिए कि यहां पर जो स्लोप का वैल्यू होता है वो क्या होता है, बोलिए, होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। दैट मीन्स अगर पॉइंट मालूम हो दो तो स्लोप निकालिए कैसे हेल्प से, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, क्लियर है। और अगर थीटा दिया रहे तो tan थीटा से, और सिर्फ रिप्रेजेंट करना हो सिंबल से तो m से करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? अब एक बात और समझिए कि कभी कभी ऐसा हो सकता था कि आपको किसी कर्व का इक्वेशन दिया रहे और कहे कि उसके किसी खास पॉइंट का स्लोप क्या होगा, तो वो कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा इसको भी हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा इसको नोट कीजिए 1 मिनट में। क्लियर है? मान लीजिए कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 है, कुछ भी हो सकता है, कोई इक्वेशन है तो ये कर्व।
इस इक्वेशन को देख के आपको लग रहा होगा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कोई कर्व बनेगा। या कहीं पर लिखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये पैराबोला का इक्वेशन है, उससे भी कर्व बनेगा। तो चाहे जो भी इक्वेशन दिया हो, अगर कोई कर्व बनता है तो उसका कोई एक स्लोप नहीं होता, किसी कर्व के हर पॉइंट का स्लोप अलग अलग होता है। और वो निकालते कैसे वो देखते लेते हैं ना। मान लो कि सर्कल है तो सर्कल ऐसा बनेगा, बना दिया, कोई सेंटर होगा, इसके हिसाब से तो सेंटर 0 0 होगा, और इसका वैल्यू क्या है √5 का स्क्वायर, यानी इसका कोई रेडियस होगा तो उसका वैल्यू √5 होगा। क्या तक समझ में आ गया? अब आपसे कहा जा रहा है कि इस पर आप क्या कीजिए, इसका एक स्लोप फाइंड कीजिए। क्लियर है? तो मान लीजिए कोई पॉइंट दिया हुआ हो, कोई पॉइंट कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इसको x1 और y1 ही मान लेते हैं, ताकि ये वैल्यू 1 2 2 1 कुछ भी जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो सब पॉइंट इस पर हो सकता है ना। तो किसी भी पॉइंट का निकालना है स्लोप, तो क्या करेंगे आप, मान लीजिए यही स्लोप होता है, इस पॉइंट से पास करने वाला लाइन स्लोप कहलाएगा। अब इसका निकालना है क्या, वैल्यू कितना होगा। तो आप समझ लीजिए आपको करना सिर्फ क्या है, इस कंडीशन में जब इक्वेशन ऑफ कर्व दिया रहे और उसके किसी पॉइंट का स्लोप मालूम करे करना हो, तो क्या करना होगा, आप उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाय dx इज इक्वल टू, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये डिफरेंशियल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कभी, या नहीं पढ़े होंगे तो जब आएगा तो ऐसा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली dy बाय dx क्या होगा बोलिए, हो जाएगा हमारा कितना, ये उस साइड गया तो हो जाएगा -2x, आइए इसके बाय में जाएगा तो बचेगा 2y, 2 कैंसिल हो गया, ओवरऑल क्या बचेगा -x/y। क्लियर है? अब सवाल उठता है कि हमको स्लोप किसका फाइंड करना था, x1 और y1 का। तो आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे ऐसे करके dy बाय dx और ब्रैकेट में लिखेंगे x1 और y1। अगर क्वेश्चन में होता कुछ भी कोई दूसरा वैल्यू होता, 1 2 होता, 0 1 होता, माने कोई जो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, है ना, वो कुछ होता, तो आप क्या करते, वो वैल्यू यहां लिखते और उसी वैल्यू को यहां पर पुट कर देते। x के प्लेस पे क्या होता, जो वैल्यू यहां रहेगा वो पुट कर देंगे। यानी यहां क्या है, x1 है तो आप लिखेंगे x1 बाय यहां क्या है y1, तो आप लिखेंगे y1, ऊपर में माइनस था, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इफ यू हैव अ गिवन अ इक्वेशन ऑफ अ कर्व, then how can you find the slope of this curve for the particular point, है ना। तो उस पॉइंट का वैल्यू क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद पुट कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा रिजल्टेंट होगा, दैट मींस वही हमारा आंसर होगा। इतना समझ में आ गया? और इसी समय आपको लाइन बताता हूं कि जब आप स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालते हैं, जैसे कहीं लिखा रहे ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू समथिंग, कुछ भी लिखा रहता है, तो हम लोग वहां स्लोप कैसे लिखते हैं, -a/b लिखते हैं। तो वो -a/b कैसे आता है, वो इसी डिफरेंशिएशन की वजह से आता है, जो अभी हम आपको दिखा भी देते हैं करके, है ना, ताकि आपको सेटिस्फैक्टरी मिल जाए। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, 1 सेकंड का समय दे रहा हूं। ओके, मान लीजिए कहीं लिखा होता है इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, एक लीनियर इक्वेशन है। अब इसका स्लोप क्या होगा, तो हमने कहा कि डायरेक्ट लिखा जा सकता है -a/b, लेकिन वो कैसे होता है स्वतः देख लीजिए आप। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का डिफरेंशिएट नहीं करते, उसको हम लोग बाहर लेते हैं। तो ये लिख लिया, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस b कोफिशिएंट है तो बाहर ले लिया, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy बाय dx, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू इसका भी 0 ही रहेगा। क्लियर हो गया? यानी ओवरऑल a प्लस b dy बाय dx इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी b dy बाय dx अगर आप सेव कर लेते हैं तो ये उधर जाके -a हो गया, और आपको डिफरेंशिएट निकालना था तो dy बाय dx, क्लियर, इक्वल टू कितना हो जाएगा, -a/b। अब कहेंगे सर इसमें पॉइंट क्यों नहीं पुट किए, तो आप याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन चूंकि सीधा होता है, इसलिए उसके हर पॉइंट का स्लोप सेम होता है, इसलिए बस एक ही बार निकलेगा, जो वैल्यू आया कितना, -a/b। यानी स्ट्रेट लाइन का जब स्लोप निकाला जाता है तो क्या लिखते हैं, -a/b। कर्व का निकालते हैं तो डिफरेंशिएट तो करते हैं, लेकिन जिस पॉइंट का निकालते हैं, है ना, उसका वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि कर्व एकदम स्ट्रेट नहीं होता तो उसका वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, है ना, इसलिए वहां पॉइंट का वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन का हमेशा एक होता है, इसलिए यहां वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। तो बात आपकी क्लियर हो गई कि अगर आपको सिंबॉलिक रूप से रिप्रेजेंट करना हो स्लोप को तो क्या करेंगे, m लिखेंगे। अगर आपको एंगल मालूम है यानी थीटा मालूम है तो स्लोप के लिए क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे,
है ना। और एक बात और याद रखिएगा कि वो जो थीटा होता है वो ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कभी भी क्लॉकवाइज एंगल का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। यानी आप अगर इस लाइन का स्लोप समझें तो इस एंगल से स्लोप नहीं होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, इसका स्लोप जब भी होगा तो इससे होगा। क्लियर है। या जहां पर रहे एंटी क्लॉकवाइज एंगल का इस्तेमाल करते हैं थीटा के फॉर्म में, तो यहां क्या लिखते हैं, tan थीटा। और 2 पॉइंट दिया रहेगा तो बता चुके हैं आपको, y2 - y1 बाय x2 - x1। क्लियर हो गया। और कर्व का इक्वेशन दिया रहा है तो डिफरेंशिएट कर देंगे, और जिस पार्टिकुलर पॉइंट का निकालना चाहते हैं वो पॉइंट का वैल्यू पुट कर देंगे। और स्ट्रेट लाइन का तो डायरेक्ट यहां पर क्लियर हो गया कि -a/b होता है ना। तो इतना समझ में आ गया, तो इतना आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको 2 स्ट्रेट लाइन का स्लोप मालूम हो और आपसे कहे कि फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ लाइन, माने दोनों लाइन से बना हुआ जो एंगल है वो क्या होगा अगर आपको उन दोनों लाइन का स्लोप मालूम हो, तो कैसे निकालते हैं उसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन ये है जिसका स्लोप m है, माने m1 है, ठीक। और एक कोई दूसरा लाइन है L2, ये L2 है, ये L1 था, और इसका स्लोप आपको m2 दिया हुआ है। और आपसे कह रहा है कि इसके बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, इसका नाम रख लेते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो जस्ट अभी जो हम लोगों ने स्लोप को समझने की कोशिश की है उसके हिसाब से स्लोप क्या होता है, स्लोप एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाता है उसी का जो tan थीटा वो स्लोप है। दैट मीन्स इस दोनों लाइन को अगर हम एक्स एक्सिस से मीट करा दें तो ये समझ में आ जाएगी कि एक एंगल ये बना, मान लिया जाए ये थीटा बना, चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एंगल एक्सेप्ट होगा स्लोप के लिए। उसी तरह से ये एंगल तो एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये एंगल एक्सेप्ट होगा कितना है, ये θ2 मान लेते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर। तो कहने का मतलब है कि tan θ1 का वैल्यू जो होगा वो m1 होगा और tan θ2 का वैल्यू जो होगा वो m2 होगा। क्लियर है, ये मुझे मालूम है क्वेश्चन के हिसाब से। तो आपको इसके बीच का एंगल यानी थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप पढ़े होंगे क्लास 10th या 9th वगैरह में पढ़े होंगे कि किसी ट्रायंगल में 2 इंटीरियर एंगल का सम उसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ये बात समझ में आ रही है। दैट मीन्स नाउ आई एम एबल टू राइट हियर थीटा प्लस θ1 ये वैल्यू इज इक्वल टू कितना, θ2। क्यों होता है सो समझ रहे हैं। अब ब्रैकेट में नर्सरी तो है नहीं जो लिख दे कि बिकॉज सम ऑफ द 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, है ना। आप लोग इतना तो अक्लमंद है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ ले, है ना। अब बताओ आपको निकालना एक्चुअली क्या था इसमें, थीटा। इसलिए क्या करें, आप थीटा को सेव कर लें तो क्या हो जाएगा बोलिए, थीटा इक्वल टू θ2 माइनस θ1, उस साइड जाके माइनस हो गया। क्लियर। आपके क्वेश्चन में क्या मालूम है, पहले से स्लोप मालूम है m1 और m2 के फॉर्म में, तो ये थीटा स्लोप में कन्वर्ट कब होता है, जब इसमें tan इंक्लूड किया दिया जाता है, ठीक है ना। सो यू विल हैव टू टेक tan इन बोथ साइड, दैट मींस इट इज अ tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan θ2 माइनस θ1। यहां तो कोई दिक्कत नहीं आपको। यानी अब आप लिख सकते हैं tan θ2 माइनस θ1 का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा tan में, ट्राइगो में, है ना। क्या पढ़े हैं, क्या tan a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। इज इट क्लियर। सो आप लिख सकते हैं यहां tan θ2 माइनस tan θ1 बाई 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। इज इट क्लियर, यहां तक समझ बात आ रही है। और इसी में एक लाइन और लिख सकते हैं हम लोग, क्या कि ये tan θ2 दैट मींस कितना, tan θ2 का मतलब m2, यानी लिख सकते हैं m2 माइनस कितना, m1 बाई कितना 1 प्लस m1 इंटू m2। ये किसका वैल्यू हो गया, tan थीटा का। और यही आपका क्या है, एक्चुअली एंगल निकालना होगा तो tan उस साइड जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना, tan इनवर्स और कितना है m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू
m2। और एक और बता दूं आपको कि एक्यूट एंगल के लिए हमेशा जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको एक्यूट मान लेते हैं और इसको किस में डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं मॉड में। क्लियर है, यानी इतना जो वैल्यू है ये मॉड में रहेगा और ये थीटा का वैल्यू है किसके लिए, एक्यूट एंगल के लिए। लेकिन ऑब्ट्यूज अगर आपको निकालने का दिल करे तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएगा, बोलिए। ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा कितना, 180 से इसको माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है, तो हमने अगर इसको एक्यूट लिया है तो उसका दूसरा पार्ट ऑब्ट्यूज बचेगा। तो ऑब्ट्यूज निकालेंगे तो क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे किसको, tan इनवर्स मॉड में ले लेते हैं कितना, m2 माइनस m1 बाय कितना 1 प्लस m1 इंटू m2। दिख नहीं रहा होगा तो आवाज से समझ जाइएगा क्या है ये, tan इनवर्स m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 है और वो मॉड में है। मॉड इसलिए लिए थे कि एक्यूट एंगल के लिए मॉड लिए थे, ऑब्ट्यूज वाले में 180 में से माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो ऑब्ट्यूज बच जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा होगा कि इफ a -2 1 है, p का वैल्यू 2,3 है और c -2 -4 है। are 3 points, find the angle between BA and BC। कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, BA का स्लोप मालूम कर लेना है और BC का मालूम कर लेना है। तो अब बताओ कि अगर सॉल्व करोगे तो स्लोप ऑफ BA क्या होगा, बोलिए। BA क्या होगा, तो A का वैल्यू कितना था, y लिखेंगे यहां कितना 1 -3 बाय कितना, बोलिए -2 माइनस यहां 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बोलिए -2 बाय -4, ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 1/2। ये स्लोप है किसका, BA का। दैट मीन्स हमारा m1 अगर इसको मान ले तो m1 हमारा हाफ हो गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी तरह से हम BC का स्लोप मालूम करते हैं, यानी स्लोप ऑफ BC कितना हो जाएगा, बोलिए। C का कोऑर्डिनेट देखिए कितना है, -4 है, y का वैल्यू होता है ना y2 माइनस y1, तो y2 हमारा -4 है, -4 माइनस C में कितना है 3 बाय कितना, यहाँ -2 है और माइनस करेंगे तो ये भी -2 हो जाएगा। दैट मीन्स कितना हो जाएगा -7 बाय -4, सो कैंसिल हो गया तो बचा कितना, बोलिए 7/4 और इसी को हम लोग m2 का लेते हैं। क्लियर है, यानी मुझे m1 मालूम हो गया और m2 मालूम हो गया, तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालने है, क्या फॉर्मूला पर है आप, ये नंबर है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, बोलिए मॉड, ठीक है, मॉड कितना हो गया, बोलिए m2 हमारा कितना है 7/4 माइनस m1 हमारा 1/2 था, बाय कितना, मॉड में ही रहेगा ये, बाय कितना बोलिए 1 प्लस 7/4 इंटू 1/2। क्लियर यहां तक। तो अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए 1 सेकंड में, है ना। इसको पहले ऊपर से नोट कर लीजिए ताकि हम इसको आगे सॉल्व कर सके, है ना। तो इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, अब तो सिर्फ सॉल्व करना है। क्लियर, तो अब इसको कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा, बोलिए। ये दोनों का एलसीएम तो 4 ही रहेगा, यानी tan थीटा का जो वैल्यू है वो कितना रहेगा, बोलिए। मॉड में एलसीएम हमारा 4 हो गया, दैट मींस 7 माइनस कितना 2 बाय कितना, बोलिए 1 प्लस इसको मल्टीपल करेंगे कितना बचेगा 7/8, यानी ओवरऑल रिजल्ट आएगा हमारा कितना, ऊपर बचेगा 5/4, बाय में कितना बचेगा, बोलिए। इसका एलसीएम लेंगे तो 8 प्लस 7 यानी 15/8। दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू मॉड में कितना रह गया 5/4 इंटू 8/15। ओवरऑल इससे 2 बार कैंसिल हो जाएगा, इससे 3 बार कैंसिल हो जाएगा, सो 2/3। व्हाट इज इट, इट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, यानी ऑब्ट्यूज एंगल हमारा निकला कितना 2/3। और सिर्फ हम अगर थीटा फाइंड कर लें तो क्या बचेगा, बोलिए। थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा
tan इनवर्स बोलिए 2/3 और ऑब्ट्यूज एंगल निकालना होगा तो क्या करेंगे 180 माइनस tan इनवर्स 2/3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई तो इतना नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि है इफ द पॉइंट्स 2 3 1 1 एंड x 3x आर कोलिनियर देन फाइंड x। ठीक है, ऐसे इसको तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कोलिनियर का मतलब ही होता है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उस पर 3 पॉइंट्स अगर लाई करता हो तो वो कोलिनियर है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि अगर 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर होगा तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। ठीक है, और ट्रायंगल जब भी फॉर्म होगा तो कुछ ना कुछ उसका पॉजिटिव एरिया निकलता होगा, है ना। एरिया जीरो कभी नहीं हो सकता, इसीलिए अगर नॉन कोलिनियर है तो एरिया कुछ ना कुछ होगा, वो जीरो नहीं होगा। लेकिन कोलिनियर होगा तो एरिया कितना होगा? जीरो, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा तो एरिया निकलेगा कैसे। इसलिए इसके बारे में एक से और बताया जाता है नॉर्मल केस में कि आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से एरिया फाइंड कर लीजिए, और एरिया का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो ये कोलिनियर है। लेकिन हम लोग चूंकि स्लोप चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर तो मान लो कि कोई पॉइंट ए है जिसका वैल्यू 2,3 है, ये बी मान लीजिए जिसका वैल्यू 1,1 दिया हुआ है, और ये सी है x,3x दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां भी कोलिनियर होने के लिए बस इतना ही है कि वो एक ही स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा? जब ए बी और बी से कनेक्ट सी, यानी ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप, दैट मीन स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ बी सी, इफ they are equal then this point lie in a same straight line, that means it is a collinear. Is it clear? है ना। तो आप निकालें इसी की हेल्प से, तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, लिखेगा since a, b, c are collinear therefore क्या हो जाएगा, slope of ab is equal to होगा slope of bc। क्लियर है? दैट मीन्स स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, आप ध्यान से देखें तो हो जाएगा 1 - 3 बाई कितना 1 - 2 इज इक्वल टू कितना 3x - 1, 3x - 1 क्योंकि होता है ना y2 - y1 है ना, बाई में x माइनस कितना 1। क्लियर है? अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां कितना मिलेगा, इसको इधर लेकर आते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो -2 बचेगा, नीचे में -1 बचा, इज इक्वल टू 3x - 1 बाई x - 1। ये माइनस ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा बोलिए, आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x - 2 इक्वल टू 1 से करेंगे तो हो जाएगा 3x - 1। दैट मीन्स आप इस 1 को इस साइड ले आइए तो -1 + 1 + 2, सॉरी -2 है ये ना, -2 और ये आके +1 इज इक्वल टू कितना 3x, ये उस जाएगा -2x, दैट मींस ये बचेगा x। सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, इसको दोनों को ध्यान दीजिए तो कितना मिल जाएगा आपको बोलिए, x का वैल्यू कितना आ गया बेटा, यहां से माइनस होकर के -1, इट इज योर आंसर। क्लियर हो गया है ना। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो आप इस तरह से सॉल्व करते रहेंगे। क्लियर है? चलिए चलिए अब हम लोग को देखना है कि लोकस एंड इट्स इक्वेशन, यानी लोकस कैसे फाइंड करेंगे और उसका इक्वेशन क्या हो सकता है, इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो मैंने डिफिनेशन पहले लिख दिया है, द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द प्लेन व्हिच मूव्स अंडर गिवन कंडीशंस और सेट ऑफ द कंडीशंस इज कॉल्ड इट्स लोकस। दैट मींस जब किसी कर्व को ड्राइव किया जाता है किसी मूविंग पॉइंट के हेल्प से, ठीक है, वो मूविंग पॉइंट जो है वो किसी गिवन कंडीशन के तहत चलता हो, यानी अंडर द कंडीशन रहता हो, तो उसको हम लोग लोकस कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन है। तो इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, है ना, उसके बाद फिर आगे बात बनेगी। क्लियर? आपको एक सर्कल कह रहा है कि एक प्लेन है, मान लिया जाए उससे सर्कल बनेगा, है ना। एक प्लेन है कोई, ठीक है, जिसका कोई पॉइंट फिक्स है, कुछ भी फिक्स कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। मानिए इसका पॉइंट को फिक्स कर दिया हम लोग कितना a, b, ये फिक्स पॉइंट है एक प्लेन पे, और एक कोई पॉइंट है जो मूव कर रहा है, जो x y है। मूव करेगा तो फिक्स नहीं होगा, ये तो चलता रहेगा, लेकिन कह रहा है कि ऐसा मूव कर रहा है कि कंडीशन दिया हुआ है
कि मान लो अगर इसका नाम O है, इसका नाम P है, तो OP के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज कितना कुछ दे दिया हो कि वो R है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पर मूव करेगा वो R पे करेगा। यानी जब बढ़ेगा तो हर पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा, इसका जो बढ़ने वाला पॉइंट होगा वो R के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा, जब R के हिसाब से होगा तो सर्किल ही होगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है, तो रेडियस इक्वल होता है किसमें, सर्कल में, इसलिए सर्कल ही ड्रॉ होगा। इतना समझ में आ गया। अब सवाल होता है कि इसका इक्वेशन कैसे निकाला जाएगा। तो एक बात समझ लो कि ये तो मूविंग पॉइंट है, और मूविंग पॉइंट के हेल्प से किसी का डिस्टेंस मालूम करने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी किसी चीज को मेजरमेंट किया जाता है तो उसको फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो फिक्स करने का मतलब ये हुआ कि आप कहीं पर एक फिक्स कर लें कि वो पॉइंट H और K है। याद रखिएगा, जब भी लोकस की बात होगी तो लोकस चलता फिरता पॉइंट है, और चलने वाले का डिस्टेंस मेजरमेंट किया नहीं जाता है ना। बात समझ आ रही? इसीलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं जिसका नाम H और K रख लेते हैं, और जब H K के फॉर्म में इक्वेशन आता है तो H के प्लेस पे X और K के प्लेस पे Y पुट कर देते हैं, ताकि उसका नाम मूविंग पॉइंट हो जाता है। इतना समझ आ गया? तो चलिए, अब क्या हो सकता है, इसको डिस्टेंस में दिखाइएगा, तो ये भी डिस्टेंस R ही होगा क्वेश्चन के हिसाब से, और इसका नाम A भी है, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे तो क्या मिलेगा बोलिए। तो आपका नाम, अगर इसका नाम रख लेते हैं Q, तो OQ कितना होगा बोलिए। OQ का वैल्यू हो गया रूट अंडर कितना बोलिए, H माइनस A होल स्क्वायर प्लस कितना K माइनस B होल स्क्वायर। आप स्क्वायर को साइड भी कर सकते हैं, और OQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है। दैट मींस R इक्वल टू इतना है, तो R स्क्वायर कितना होगा, रूट से हट जाएगा, यानी H माइनस A होल स्क्वायर प्लस बोलिए Y माइनस B, सॉरी K माइनस B होल स्क्वायर, है ना, इतना है। अब इसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं, ऐसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है ना, अगर छोड़ देंगे तो H के प्लेस पे X और K के प्लेस पे Y पुट कर देंगे, और नहीं तो A माइनस B के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देंगे। जहां जहां पे H नजर आएगा वहां X पुट कर देंगे, और जहां जहां पे आपको K नजर आएगा वहां पर Y पुट कर देंगे, और नहीं तो ऐसे छोड़ेंगे तो क्या हो गया, ये R स्क्वायर इक्वल टू X माइनस A होल स्क्वायर प्लस Y माइनस B होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन। क्लियर है ना? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपका, एक पॉइंट है जिससे कोऑर्डिनेट मालूम है cos अल्फा कॉमा sin अल्फा, B है sin अल्फा माइनस cos अल्फा, और C का वैल्यू है 1,2। क्लियर है? फिर कह रहा है आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, माने कोई ट्रायंगल एबीसी जिसका वो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। देन एज अल्फा वैरी, जिसमें अल्फा वैरी कर रहा है, माने कांस्टेंट वो नहीं है, वही वैरी कर रहा है। ठीक है ना? फाइंड द लोकस ऑफ इट्स सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड के कंडीशन के हिसाब से उसको सोचना है आपको। तो आप जानते हैं किसी ट्रायंगल में सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है बोलिए? होता था ना x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ये x का वैल्यू होता था। और उसी तरह से y निकालने के लिए क्या होता था, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। दिस इज द सेंट्रॉइड। क्लियर है? जब ये मालूम है तो इसका यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो पहले x निकालते हैं, कितना हो जाएगा बोलिए। x हमारा कितना है, यहां पर है x1 मेरा कितना है बोलिए, x1 हमारा कितना है cos अल्फा, तो लिखिए cos अल्फा प्लस कितना है ये sin अल्फा, अब प्लस वहां x3 1 है, बाई कितना लिखा जाएगा 3। ये किसका वैल्यू है, x का। और आपको बताते हैं कि लोकस में, है ना, अगर किसी का लोकस निकालना हो तो x के लिए किसको रिलेट करते हैं हम लोग, h को करते हैं। यानी h हमारा किसके बराबर है, cos अल्फा प्लस sin अल्फा प्लस 1/3 इक्वल टू h हो गया। यानी यहां से हम लोग कुछ इसको डिफाइन करके सॉल्व करके निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखेंगे, cos अल्फा प्लस sin अल्फा, sin अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उस जाके हो जाएगा 3h, और ये -1 उस जाके हो जाएगा। यानी sin अल्फा प्लस cos अल्फा का वैल्यू हो गया 3h माइनस 1। क्लियर है? ठीक उसी तरह से यहां से बोलिए y का वैल्यू क्या था, यहां था sin अल्फा, यहां क्या था माइनस cos अल्फा, तो माइनस cos अल्फा, अब प्लस कितना 2 है x3 सॉरी बाई 3, बाई कितना 3 इक्वल टू इसको क्या मानेंगे हम लोग, k मानेंगे। तो यहां से पहले k के फॉर्म में कुछ निकालिए।
तो क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू कितना, उस साइड जाएगा तो 3k हो जाएगा और +2 इधर जाकर -2 हो गया। यानी साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 3k -2 है। यहां तक समझ में आ गया आपको? तो इतना समझ में आ गया, तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को स्क्वायरिंग वो साइड करेंगे, फिर ऐड करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग इसमें से क्या करेंगे कि अल्फा का जो वैल्यू है उसको वेरीज है ना, तो खत्म करने की कोशिश करेंगे और h और k के फॉर्म में हम लोग वैल्यू लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो पहले इतना नोट कर लीजिए। इट्स ओके। चलिए स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल जाएगा, सो देख लीजिए क्या हो जाएगा। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो हम लोग को कितना मिलेगा बोलिए। हो सकता है cos स्क्वायर थीटा, सॉरी अल्फा है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा इक्वल टू कितना 9h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 2 6h, ये भी a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। ठीक उसी तरह से जब इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा बोलिए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है तो -2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर होगा 4 माइनस 3 2 6 2 12 कितना k, तो भी होता है ना। चलिए अब इसको जब ऐड करेंगे आप तो आपको दिख रहा होगा इसमें कितना cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, प्लस कर दिए, प्लस फिर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर वैल्यू 1 होता है तो 1 कर दीजिए, और यहाँ क्या ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया, यानी 1 + 1 इक्वल टू कितना बच गया। अब दोनों को ऐड कीजिए तो 9 कॉमन लीजिएगा तो क्या मिलेगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है, और इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो +5 हो गया, और इन दोनों में क्या कर सकते हैं आप -6 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा h, और माइनस कॉमन इसलिए प्लस मिलेगा कितना 2k। ओवरऑल ये वैल्यू कितना आ गया, सॉल्व कीजिएगा तो होगा 9h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है, -6h प्लस 2k, क्लियर। अब प्लस ये 5 है और ये 2 उस साइड जाएगा तो -2 होगा इक्वल टू 0 बचेगा। यानी अगर हम इसको इसमें वेरिएबल के फॉर्म में चेंज कर देना चाहते हैं, लोकस के फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा 9h के बदले में x स्क्वायर प्लस ये है y स्क्वायर -6x प्लस 2y प्लस कितना बचेगा यहाँ 3 इक्वल टू 0। दैट इज योर आंसर, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। क्लियर, समझ बात आ रही है? अगर कोई कंफ्यूजन हो गया तो पूछ भी सकते हैं। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट दिया हुआ है t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 और दूसरा है t स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, है ना, जहां t बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है, तो एक बार समझ लीजिए, जब भी कोई पॉइंट दिया हुआ हो और लोकस निकालना हो तो आप जानते हैं कि पहला पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं h, दूसरे को मान लेते हैं k, और लास्ट में इन द प्लेस ऑफ h x पुट करते हैं और k के प्लेस पे y पुट कर देते हैं। ठीक समझ में आ रहा है? यानी आपका यहाँ h का वैल्यू कितना है बोलिए, t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इक्वेशन फर्स्ट, और उसी तरह से k का वैल्यू कितना है यहाँ बोलिए, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। यहाँ तक समझ में आ गया? ये सेकेंड इक्वेशन है, नई इक्वेशन मानेंगे तो चलेगा, है ना। अब आप ऐसा करें कि k माइनस टी लिखें, सॉरी k माइनस h लिखें, k माइनस h, क्यों, दोनों सेम कंडीशन में तो कुछ कैंसिलेशन हो सकता है ना। क्या हो जाएगा देखिए, k कितना था आपका टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, और इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस टी स्क्वायर, और जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस टी, और जो प्लस 1 था हो गया माइनस 1। क्लियर है? आपको देख के लग रहा होगा कि -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओवरऑल क्या बचा इसमें t प्लस टी यानी 2t, 2t नॉट h। क्लियर है? 2t, यानी k माइनस h का जो वैल्यू है वो 2t के बराबर है। दैट मींस t कितना निकल जाएगा बोलिए, इसके बाय में 2 आ जाएगा, यानी k माइनस h बाय 2। व्हाट इज इट, दिस इज द वैल्यू ऑफ t, आ गया। क्लियर है? और आप जानते हैं कि h का वैल्यू कितना था, यहां गिवन था आपको क्वेश्चन में, h का वैल्यू कितना था बोलिए, था टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 था। दैट मींस आप t निकाल चुके, यहां से कितना है वो बोलिए, k माइनस h बाई 2, यानी t था तो टी स्क्वायर यानी इतना का स्क्वायर कर देंगे,
माइनस कितना टी, तो टी कितना सिर्फ बोलिए के माइनस एच बाई 2 सिर्फ रहेगा, और प्लस 1 यानी प्लस 1। ये वैल्यू किसका आ गया, बोलिए ये वैल्यू आ गया एच का, ठीक है। और जब इसको लोकस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे सर, फोकस डाल देंगे किसके लिए, एक्स और वाई के लिए। जब मींस क्या आ गया, एच के वैल्यू लिखेंगे एक्स, यानी एक्स इक्वल टू कितना, बोलिए के है वाई, वाई माइनस एक्स बाई कितना 2 होल स्क्वायर, माइनस कितना, बोलिए y माइनस एक्स बाई 2 और प्लस 1, ये जो बच गया ये एक इक्वेशन है लोकस के फॉर्म में। यहां तक बात समझ में आ गई है। चलिए तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि मैथ इज द क्वीन ऑफ साइंस, और याद रखिए क्वीन जो भी होती, रानी जो भी होती, वो दिल के करीब होती है, इसलिए इसको दिल से लगाए रखिए और मैथ को बनाइए। थैंक यू वेरी मच।